राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हमारे बेसिक के कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको पढ़ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा बेस तैयार नहीं होगा तो उसके बाद हमारी डीपली नॉलेज हमें कुछ भी हो नहीं सकती। तो इसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या है हमारी। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं टर्म्स धारा। तो कुछ टर्म्स हैं, पहले उस टर्म्स के बारे में हम आपको बताते हैं। धारा है, वोल्टेज है, विभवांतर भी बोल देंगे इसको, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आती है हमारी पावर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शक्ति। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आती है ऊर्जा, एनर्जी। और आगे बहुत सी टर्म्स है, जैसे फ्रीक्वेंसी है, पावर फैक्टर है, बहुत सारी टर्म है एटसेट्रा। लेकिन ये बेसिक टर्म्स है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं धारा के बारे में। धारा क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में धारा क्या है, इसको हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले सभी मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से पढ़ें, और एक बार समझाने के बाद आपको दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा। ठीक है दोस्तों, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर सीधे से क्या मतलब है? दर का क्या मतलब है? समय के साथ साथ आवेश के प्रवाह में, अर्थात आवेश का जो प्रवाह हो रहा है उसे ही क्या बोल लेंगे? धारा बोल लेंगे। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इसको कहें किसी से डिनोट करेंगे? आई से, स्मॉल आई से। एसी अल्टरनेटिंग करंट को किसी से डिनोट करते हैं? स्मॉल आई से। और डीसी को, डायरेक्ट करंट को, कैपिटल आई से। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इसकी यूनिट क्या है? यूनिट अगर इस फॉर्मूले से हम देखेंगे, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? आवेश। टी क्या है? समय। तो आवेश की मात्रा क्या है? कूलाम। कूलाम प्रति सेकंड। दूसरी यूनिट इसकी हम क्या लिखते हैं? एम्पियर। ठीक है दोस्तों, एम्पियर क्या है? हमारा मूल राशि। जैसे हमारी भौतिक में तीन तरह की राशि होती है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। ठीक है दोस्तों, तो मूल राशि कौन कौन सी हैं? मूल राशि है धारा, एम्पियर, लेंथ, धारा, लेंथ, एम्पियर, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, जिसको हम केल्विन में नापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन, टेम्परेचर, मास, जिसको हम हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। 1 2 3 4 5। और एक छठी कौन सी है? ज्योति तीव्रता, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। ठीक है दोस्तों, तो एम्पियर, लेंथ, टाइम, केल्विन,
मास इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, ये हमारी 6 राशियाँ कैसी हो गई, 6 राशि को कैसी हुई, मूल राशियाँ हैं। इसके बाद आती है मूल राशियाँ। क्या होती है मूल राशियाँ? वे होती हैं जिनके लिए कोई अदर क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे धारा है, आई है, अपने में स्वतंत्र है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम वोल्टेज की बात करते हैं। वोल्टेज क्या है? V इक्वल्स टू, धारा क्या है, वो वोल्टेज क्या है, V इक्वल्स टू IR। ये किससे उत्पन्न हो रही है? धारा के कारण, धारा के साथ, ठीक है, किसी दूसरे से उत्पन्न होने वाली, उसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न। इसी के साथ साथ लेंथ है। लेंथ क्या अपने में स्वतंत्र है। समय कैसे है? समय भी अपने में स्वतंत्र है। इसलिए से मूल राशि अर्थात बेस राशियाँ, बेस क्वांटिटीज बोला जाता है इनको, ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट्स क्या देखेंगे? धारा क्या है? एक अदिश राशि है। धारा एक अदिश राशि है। धारा का फॉर्मूला हमने देख लिया। धारा की हमारी यूनिट हो गई कूलम्ब्स पर सेकंड और एम्पियर। और धारा कैसी राशि है? मूल राशियाँ है, बेसिक क्वांटिटीज। तो धारा कैसी है? धारा एक अदिश राशि है। साथ ही साथ धारा क्या है? धारा एक फेजर क्वांटिटी भी है। फेजर क्वांटिटी। अब ये हम देखते हैं कि धारा में हम अदिश क्यों बोल रहे हैं। इसका अदिश क्या होती है? जिसमें सिर्फ ओनली होता है मैग्नीट्यूड, जिसमें डायरेक्शन जो नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? अदिश। हमने सीधी सी एक परिभाषा पढ़ी है। अदिश की क्या परिभाषा पढ़ी है हमने? जिसमें कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है, उसे क्या बोलते हैं? अदिश। सदिश क्या है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, उसे क्या बोलते हैं? सदिश। जैसे दूरी है, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या कह दिया कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। हमने ये तो नहीं बताया ना कि किस दिशा में, ठीक है। लेकिन अगर इसी के साथ साथ हम विस्थापन को पढ़ेंगे तो विस्थापन में बोल लेंगे हम, क्या बोल लेंगे कि 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में। जैसे हम विस्थापन भी निकालते हैं, विस्थापन हम एक विशेष स्पेशल डायरेक्शन में निकालते हैं, लेकिन दूरी को हम किसी डायरेक्शन में नहीं लेते। तो दूरी कैसी राशि है? एक दूरी एक अदिश राशि है, जबकि हमारी विस्थापन क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक सदिश राशि अर्थात वेक्टर क्वांटिटी है। इसी प्रकार धारा एक अदिश राशि है। धारा को हम अदिश कह रहे हैं, लेकिन धारा में हम क्या देखते हैं? धारा में मैग्नीट्यूड भी है। जैसे हम कह देते हैं कि 5 एम्पियर। 5 एम्पियर क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया। वो धारा में हम दिशा भी देखते हैं, धारा की दिशा भी है। धारा की दिशा क्या कह रहे हैं हम? धारा हमेशा करंट कैसे फ्लो होती है? धारा हायर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। तो दोस्तों हम इसमें मैग्नीट्यूड भी देख रहे हैं और डायरेक्शन भी देख रहे हैं। डायरेक्शन में क्या है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अर्थात उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का फ्लो होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। धारा का जो दिशा होती है, धारा की दिशा क्या होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है। इसमें हमने दिशा भी हो गई और दूसरी मैग्नीट्यूड भी हो गया। तो हम फिर भी इसको अदिश क्यों बोल रहे हैं? अदिश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वेक्टर नियमों का पालन नहीं करती है। धारा क्यों अदिश है? क्योंकि ये वेक्टर नियमों का पालन नहीं करती है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर नियमों का पालन नहीं करती है। वेक्टरों का सम, वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टरों का डिवाइडेशन इस रूल का पालन नहीं करती है। वेक्टर रूल्स का पालन नहीं करती है, ठीक है। इसलिए हम इसको अदिश राशि कहते हैं। वेक्टर रूल क्या है? जैसे हमने पाइथागोरस पर में पढ़ी होगी, वेक्टरों का सम पढ़ा होगा। वेक्टरों का सम क्या? ये देखते हैं, ये हमारा एक वेक्टर ए, वेक्टर बी। अब इन दोनों का हमें सम लेना है, ठीक है।
ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो जाऊँगे, यदि हमने मान लेते हैं इफ़ एज कितना है, एज 3 और बी कितना है, बी कितना है 4, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन हमने दी हुई है। ये डायरेक्शन को दर्शाती है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमने दे दिया और ये इसकी डायरेक्शन को दर्शाता है, एरो जो ऊपर दिया हुआ है बी के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो अब इसका हम सम देखते हैं। सम कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, अगर रिजल्टेंट आर है, रिजल्टेंट आर निकालने के लिए क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए का स्क्वायर अर्थात 3 3 9 प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है 4 चौक 16, क्या हो जाएगा 25। 25 का अगर हम रूट निकाल लेंगे, 25 का रूट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 5। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है दोस्तों। लेकिन अलजेब्रिक सम कितना होता है, होगा इसका, अगर हमने ये तो हो गया वेक्टर सम बाय पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन साथ ही अब हम इसका देखते हैं, अगर अलजेब्रिक सम देखें तो कितना होगा। अलजेब्रिक सम होगा हमारा इसका, अलजेब्रिक सम कितना होगा, ए प्लस बी रिजल्टेंट दिया हुआ आर इक्वल्स टू ए कितना है, ए हमारा दिया हुआ है 3 और बी दिया हुआ है 4, तो कितना हो जाएगा 7। ये हो गया हमारा अलजेब्रिक सम। लेकिन वेक्टर सम कितना आया, वेक्टर सम आया हमारा, वेक्टर सम हमारा कितना है 5। तो दोनों में डिफरेंस है। तो धारा हमारा वेक्टर सम का पालन नहीं करती, अलजेब्रिक सम के हिसाब से चलती है। अलजेब्रिक सम होता है हमारा धारा का। ये चीज़ कैसे, अलजेब्रिक सम को कैसे देखेंगे, वेक्टर सम का पालन क्यों नहीं करती, इस चीज़ को हम देखते हैं किरचॉफ्स लॉ से। किरचॉफ्स लॉ का आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। किरचॉफ्स ने हमारे क्या कहा था कि इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अभी फ़िलहाल एक ही नियम बताता हूँ कि इनकमिंग करंट, उन्होंने कहा था कि इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ये सब तामझाम मैं आपको वेक्टर और स्केलर को समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इनकमिंग अर्थात किसी जंक्शन या नोड पर आने वाली धाराओं का अलजेब्रिक सम जाने वाली धाराओं के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। किसी नोड पर आने वाली धारा अगर 2 एम्पियर है, इधर हमारी 5 एम्पियर है, तो टोटल, और ये आउटगोइंग है, अगर ये 7 एम्पियर हो गई तो 7 एम्पियर इनकमिंग है, तो 7 ही एम्पियर आउटगोइंग होगी। ये आउटगोइंग है, इधर ये इनकमिंग है, तो आउटगोइंग भी 7 ही होगी। 2 और 5, 5 और 2 7, अगर इससे 3 एम्पियर है, इस वाली नोड से, इससे अगर 1 एम्पियर है, तो 3 और 1 4, और 7 होने के लिए कितनी कम है 3 एम्पियर। इससे कितनी जाएगी 3 एम्पियर ही जाएगी। तो आउटगोइंग, इनकमिंग कितनी हुई 5 और 2 7, और आउटगोइंग कितनी हुई 3 और 1 4 और 3 7। तो जितनी इनकमिंग होगी उतनी ही आउटगोइंग जाएगी, तो ये कहा था। तो इसके लिए क्या होगा, धारा का अलजेब्रिक सम होगा, ना कि वेक्टर सम। तो इसलिए हम धारा को क्या बोलते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी अर्थात सदिश राशि होने के लिए वेक्टर नियमों का पालन भी करना चाहिए, इसलिए हम इसको अदिश राशि बोलते हैं। समझ में आई आपको। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज कल हम देखने वाले हैं विभव के बारे में, विभवांतर क्या है, विभवांतर और ईएमएफ और विभवांतर में क्या संबंध है, और विभव और धारा में क्या संबंध है, पावर क्या है, ऊर्जा क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। राम राम दोस्तों।